गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लासेस चल रही है सही से आप लोगों की। और हम लोगों का तो एनटीपीसी का क्लास ये टेस्ट भी शुरू हो गया है। तो अब आप लोग एनटीपीसी टेस्ट भी दिए होंगे। चला गया है ना? हाँ, चला गया, अपलोड हो गया है। तो आप लोग एनटीपीसी का फुल टेस्ट है, फुल सॉल्यूशन है, उसको भी आप लोग देखिए। और हम लोगों का जो साइंस टेस्ट चल रहा है, तो इसमें हम लोगों का जो आज टेस्ट नंबर है 6, तो सेट नंबर 6 हम लोग आज शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन को देखा जाए, क्या है क्वेश्चन हम लोगों का, और आप लोग हो जाइए तैयार। बाकी जो भी आपके सर्किल में है उसको जल्दी से भेजिए मैसेज, यानी आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, ताकि सभी लोग जुड़ जाएं और क्वेश्चन को सभी लोग बनाएं। और नंबर कितना आ रहा है ये बताना नहीं भूलना है, नंबर बताते चलना है हम लोगों को। क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर हम लोगों का बाबू, कि निम्न में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता है किंतु वे सांस लेते हैं। ऐसे एनिमल्स का नाम बताना है, हालांकि एनिमल्स नहीं कर सकते, ऐसे ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है, जीव का नाम बताना है जिसमें क्या है, ब्लड नहीं है किंतु वो सांस लेता है। तो यह एक जलीय जीव है जिसका नाम है हाइड्रा। यह एक जलीय जीव है जिसका नाम है हाइड्रा। और ध्यान रखेंगे हम लोग हाइड्रा से बाबू, कि हाइड्रा में कोशिका विभाजन, हाइड्रा में कोशिका विभाजन बर्डिंग प्रक्रिया द्वारा होता है। बर्डिंग प्रक्रिया द्वारा होता है, मुकुलन प्रक्रिया द्वारा होता है, मुकुलन प्रक्रिया द्वारा होता है। साथ में 2-3 पॉइंट और यहां से इंपॉर्टेंट है, कि तेलचट्टे के हर्ट में, जिसे हम लोग कॉकरोच कहते हैं, कॉकरोच के हर्ट में 13 चेंबर होते हैं। ठीक है, पृथ्वी पे सबसे अधिक चेंबर वाला यही जीव है। मछली के हृदय में 2 चेंबर होते हैं, और केचुआ के हृदय में, हालांकि हृदय तो होता ही नहीं है बेचारा, हृदय जैसा ही इसका स्ट्रक्चर होता है, और इसमें 8 चेंबर होते हैं। तो यह ध्यान रखना होगा, केचुए के हृदय में 8 चेंबर है, कॉकरोच में 13 चेंबर है, मछली में 2 चेंबर है। और हम लोगों में, मनुष्य में पूछे तो कितना चेंबर है बाबू, तो हम लोगों में 4 है। उभयचर मेढक में पूछे तो 3 है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा अल्फा लिनोनिक अम्ल 18 कार्बन युक्त ओमेगा 3 फैटी एसिड है। देखिए, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड को हम लोग बोलते हैं बाबू अनसैचुरेटेड फैट। अनसैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट जिसे हम लोग कहते हैं असंतृप्त वसा, जिसे हम लोग कहते हैं बाबू असंतृप्त वसा। असंतृप्त वसा, असंतृप्त वसा के एग्जाम्पल होते हैं सभी वनस्पति वसा, वनस्पति वेजिटेबल्स, प्लांट्स, वनस्पति फैट्स सभी आ जाएंगे। एक्सेप्शन है नारियल। नारियल का तेल, नारियल का तेल जो है यह सैचुरेटेड होता है, सैचुरेटेड, संतृप्त होता है। मछली का तेल, मछली का चर्बी या मछली का जो फैट है, ये भी हम लोगों का होता है अनसैचुरेटेड। तो अब हम लोगों को बताना है कि दिए गए ऑप्शन में कौन सा ऐसा मटेरियल है जो अनसैचुरेटेड फैट ओमेगा 3 फैटी एसिड का है। मोठ एक अनाज का नाम है, इसे तेल प्राप्त नहीं होता। मूंग से भी तेल प्राप्त नहीं होता है, जई से भी तेल प्राप्त नहीं होता है। तो आंसर तो ऐसे ही हो गया कि ये सभी मटेरियल में फैट्स हैं ही नहीं, ना के बराबर हैं। तो फैट्स हम लोगों का अलसी में है, अलसी से हम लोग तेल निकालते हैं। अलसी को ही हम लोग कहते हैं बाबू तीसी के नाम से जानते हैं, इसे ही हम लोग लीन सीड के भी नाम से जानते हैं अंग्रेजी में। तो जो तीसी से, अलसी से फैट्स हम लोगों को मिलता है, ये फैट्स का जो टाइप होता है ये अनसैचुरेटेड फैट होता है। और जो अनसैचुरेटेड फैट होते हैं, असंतृप्त वसा होते हैं, ये असंतृप्त वसा हमारे हृदय के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। हृदय यानी हार्ट अटैक के खतरा की संभावना अलसी के तेल से कम हो जाती है। और ऐसे फैट्स जो हमारे लिए हानिकारक नहीं है, उस फैट्स को हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड नहीं बल्कि अनसैचुरेटेड फैट। क्लियर हुआ? चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखेंगे। स्टेटमेंट हम लोगों का कह रहा है बाबू, इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है। स्टेटमेंट क्या कह रहा है इस पे विचार करेंगे। कुछ बैक्टीरिया अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं क्या? तो इस पृथ्वी पे कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं, इस पृथ्वी पर कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इस पृथ्वी पर कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और उस बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। उस बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं बाबू? साइनोबैक्टीरिया। लेकिन उनमें क्लोरोफिल नहीं होता है।
क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, क्लोरोफिल से मिलता जुलता पदार्थ पाया जाता है। तो ये बी नंबर स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और ए नंबर सही होगा, यानी ए सही है परंतु आर क्या है, गलत है। शीतल पेय पदार्थों जैसे कोला हो गया में पर्याप्त मात्रा होती है, तो कोला वगैरह जो भी है इसमें कैफीन की मात्रा होती है, कैफीन की मात्रा होती है। तंबाकू की पत्तियों में निकोटीन की मात्रा होती है, तंबाकू की पत्तियों में निकोटीन की मात्रा होती है। फिर एक क्वेश्चन, एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है? तो इसमें जो एड्स के लिए मेडिसिन है उसका नाम है एजिडोथाइमिडिन, एजिडोथाइमिसिन, ठीक है। यह है एड्स की सबसे प्रैक्टिकल की गई दवा और यह काफी सक्सेसफुल भी है। मानसिक रूप से विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान क्या है? यानी मेंटली रूप से जो डिस्टर्ब है, तो उसके लिए जो नेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है वो हम लोगों का हैदराबाद में, वो कहाँ है बाबू, हैदराबाद में। और ऐसे अगर हम लोग बात करें मानसिक रूप से यानी पागलों के लिए रांची में भी है और आगरा में भी है, लेकिन नेशनल लेवल पे अगर बात करें तो हैदराबाद में है। रॉबर्ट वेबस्टर निम्नलिखित में से कौन से एक क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? पहले तो ये याद रखेंगे बाबू कि जो रॉबर्ट वेबस्टर हैं, जिनका नाम हम लोगों के क्वेश्चन में दिया है रॉबर्ट वेबस्टर, ये वैज्ञानिक जो है न्यूजीलैंड के हैं, इनके देश से नाम पूछा गया है। ये वैज्ञानिक है न्यूजीलैंड के और ये वैज्ञानिक 1957 ईस्वी में H5 और N1 नामक वायरस का स्टडी किया और यही वायरस आगे चल करके कहलाया इन्फ्लुएंजा वायरस। तो ये वैज्ञानिक किससे संबंधित है बाबू, किस कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो इन्फ्लुएंजा वायरस यानी H5N1 वायरस पे स्टडी के लिए, इसके टीका के लिए जाने जाते हैं। ये वैज्ञानिक न्यूजीलैंड के हैं और 1957 में इन्होंने ये काम किया। मकड़ियों से उत्पादित रेशम क्या कहलाता है? तो जनरली देखिए, अब यहाँ पे है मकड़ी से प्राप्त, तो जो ये टसर है ये हम लोगों का होता है आर्टिफिशियल और इस नाम का कोई रेशम नहीं होता। मूंगा रेशम जो होता है ये जनरली मूंगा रेशम नाम दिया जाता है और ये होता है मेटल का ऑक्साइड होता है। ये आंसर हम लोग का होगा गॉसमिर रेशम, गॉसमिर रेशम, गॉसमिर रेशम। और मकड़ी जो जनरली अपना जो धागा बनाती है उसमें फाइब्रोइन नामक प्रोटीन भी पाया जाता है, फाइब्रोइन नामक प्रोटीन भी पाया जाता है। तो इसका बेस्ट आंसर क्या होगा हम लोगों का बाबू, सी नंबर। देखिए क्वेश्चन का ऑप्शन छांटना भी सीखेंगे हम लोग, ठीक है। भिंडी में पीतवर्ण सीरा, पीतवर्ण सीरा एक बीमारी है जो कैसे होती है? तो भिंडी में यह बीमारी जो है बाबू होती है वायरस से, वायरस से होती है, विषाणु से होती है और इन विषाणुओं का जो वाहक होती है, कैरियर होती है, ये सफेद मक्खी होती है, सफेद मक्खी होती है, सफेद मक्खी होती है जो हम लोगों के इस वायरस को ट्रांसफर करती है, वाहन करती है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोगों का बाबू 10 है जिसमें कह रहा है कि एक बीमारी है जिसका नाम ज्वेंडिस है, एक बीमारी है जिसका नाम ज्वेंडिस है, पीलिया से दुष्प्रभावित कौन सा अंग होता है? तो पहले तो ये जानेंगे कि पीलिया होता किससे है, पीलिया बीमारी है क्या, ज्वेंडिस है क्या? तो जनरली हमारे लीवर से दो तरह के पदार्थ बनते हैं, एक का नाम है बिलीरुबिन, एक का नाम है बिलीरुबिन और एक का नाम है बिलीबर्डिन, एक का नाम है बिलीबर्डिन। दो तरह के पदार्थ हमारे लीवर से निकलते हैं अभी के लिए। हालांकि हमारा लीवर जो है दुनिया का सबसे बड़ा कंपनी जो अमेरिका में केमिकल बनाने का, वो 20 प्रकार के केमिकल बनाती है और हमारा लीवर जो है 500 प्रकार का केमिकल बनाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन की चर्चा में हम लोग केवल चर्चा करेंगे दो ही मटेरियल का, एक बिलीरुबिन है और एक बिलीबर्डिन है। तो बिलीरुबिन जो होता है ये पीला रंग का होता है, किस रंग का होता है बाबू, पीला रंग का। और बिलीबर्डिन जो होता है बाबू ये हरा रंग का होता है, ग्रीन कलर का होता है। क्लियर? तो बिलीरुबिन जब हमारे लीवर से ज्यादा बनने लगे, हमारे ब्लड में ज्यादा हो जाए, तो हमारे अंगों का रंग कैसा होने लगेगा, पीला होने लगेगा, नाखून पीला होने लगेगा, आंख पीला होने लगेंगे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ज्वेंडिस, इसी को बोलते हैं हम लोग पीलिया। और इसमें हम लोग का अफेक्टेड कौन सा ऑर्गन होगा बाबू, तो लीवर प्रभावित होता है। कौन सा प्रभावित होगा, लीवर प्रभावित होगा। क्लियर हुआ बात, लीवर अफेक्टेड होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है हम लोगों का क्वेश्चन आगे, क्वेश्चन क्या है बाबू देखेंगे, डॉक्टरों द्वारा एनेस्थेसिया, एनेस्थेसिया का मतलब हुआ बाबू निश्चेतक, संज्ञाहारी जिसे हिंदी में कहते हैं। तो बोल रहा है कि इसके लिए डॉक्टर किसका प्रयोग करते हैं,
मतलब किसी व्यक्ति को बेहोश नहीं करना है बल्कि दांत निकालना है, तो दांत निकालने से पहले एक इंजेक्शन लगता है जिससे पूरा मसल्स क्या होगा, डीएक्टिव हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए डॉक्टर साहब यूज करते हैं नाइट्रस ऑक्साइड का, N2O का, ऑक्सीजन के साथ मिक्स करके, ऑक्सीजन के साथ मिक्स करके। क्लियर? तो कौन सा होगा, नाइट्रस ऑक्साइड। और ये हंसाने वाली गैस भी कहलाती है, लाफिंग गैस भी कहलाती है। अगर इसको कोई सूंघ ले तो 10 मिनट तक पागलों की तरह हंसेगा, ठीक है, पागलों की तरह हंसने लगेगा इस गैस को सूंघने से। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 अपने आप में काफी अच्छा क्वेश्चन है कि ताप की प्रत्येक डिग्री सेल्सियस वृद्धि से वायु में ध्वनि का वेग कितना बढ़ जाता है। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए, क्या दे रहे हैं आंसर। ताप की प्रत्येक डिग्री सेल्सियस वृद्धि से वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है बाबू, आपको समय दे रहे हैं कि आप बनाओ इसको, बनाओ इस क्वेश्चन को, क्या आंसर दे रहे हो तुम लोग, ठीक है। और ये भी मिलाना कि सही हुआ कि नहीं हुआ। चलिए, तो 1 डिग्री सेल्सियस जब तापमान बढ़ता है, जब 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है तो ध्वनि का वेग 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाता है। जब टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करता है तो साउंड की वेलोसिटी, साउंड का स्पीड 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाता है। और 0.61 मीटर को जब हम लोग करेंगे तो ये 61 सेंटीमीटर होगा। तो अप्रोक्स 60 सेंटीमीटर ऑप्शन होगा। बहुत सारे बच्चे डी दे दिए होंगे, डी नहीं होगा क्योंकि डी किलोमीटर में है, तो आंसर क्या होगा, ए होगा। क्वेश्चन अच्छा लगे, पढ़ाई समझ में आ रही है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी करते रहिए। क्लियर? ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, तरह तरह की चीजें आप सीखते रहें और एग्जाम आपके लिए क्या हो जाए, आसान हो जाए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है बाबू आगे हम लोगों का, क्या है क्वेश्चन देखते हैं कि 1000 वाट वाले तापक को 5 घंटे प्रयोग किया गया तो 1.5 रुपए प्रति यूनिट की दर से कितना पैसा लगेगा। मतलब बोल रहा है कि तापक का मतलब क्या हुआ, हीटर है 1000 वाट का। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो उस क्वेश्चन में आपको यूनिट निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए फॉर्मूला याद रखेंगे, वाट इंटू घंटा, वाट इंटू घंटा बटे में 1000 बराबर होता है यूनिट। ठीक है, बराबर होता है यूनिट। वाट कितना है बाबू, 1000 वाट लिख देंगे। कितना घंटा है बाबू, 5 घंटा। बटे में कितना लिखेंगे बाबू, 1000। 0 0 0 0 0 0 कैंसिल, तो कितना आया बराबर 5 यूनिट। कितना आया, 5 यूनिट। 1 यूनिट का इसका पैसा कितना लग रहा है बाबू, 1.5 रुपया। तो 5 यूनिट का तो टोटल पैसा रुपया कितना हो जाएगा बाबू, तो 5 इंटू 1.5 बराबर 7.5 रुपया, 7.5 रुपया। क्लियर? क्वेश्चन अच्छा लगे लाइक करना है, शेयर करना है, ध्यान रखना है इसको। ठीक है, पढ़ेंगे हम लोग आगे। क्वेश्चन ऐसे ही बनते रहेंगे हम लोगों के, क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। आप लोग बस चैनल के साथ जुड़े रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमाशय में भोजन के पश्चात क्या मिलता है। तो जब हमारे स्टोमिक में भोजन चला गया, स्टोमिक में भोजन चला गया, तो इसमें जब भोजन आता है तो हम लोगों के स्टोमिक के दीवारों से, स्टोमिक की दीवारों से निकलता है जठर रस, गैस्ट्रिक जूस, जठर रस। और इस जठर रस में होता है बाबू पेप्सिन, रेनिन और HCl। हमारे जठर रस में, गैस्ट्रिक जूस में 3 चीजें पाई जाती है, पेप्सिन, रेनिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पेप्सिन, रेनिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आंसर क्या हो जाएगा, जठर रस, जठर रस। 15 नंबर क्वेश्चन पे विचार करेंगे हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखेंगे, एक व्यक्ति AB रक्त ग्रुप वाला है, तो बोल रहा है कि किस ग्रुप के व्यक्ति को खून दे सकता है। तो देखिए, ब्लड ग्रुप A है एक, B है एक, AB है एक और O है। इसको देना है, किसको देगा, तो A को दे सकता है, AB को दे सकता है, B को दे सकता है, AB को दे सकता है। AB जो है केवल AB को दे सकता है, O जो है A को, B को, AB को और O को, चारों को दे सकता है। तो इसलिए बेस्ट आंसर क्या होगा कि AB ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति AB वाले को ही ब्लड दे सकता है, यानी ऑप्शन इज द
बी, ऑप्शन इज द बी। आंसर क्या हो जाएगा बाबू? बी हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हम लोगों का बी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हम लोगों का कि निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस कहते हैं? मार्स गैस का मतलब हुआ बाबू दलदली गैस, कीचड़ गैस। मार्स गैस का मतलब क्या हुआ? दलदल गैस, दलदल गैस, कीचड़ गैस, कीचड़ गैस। ठीक है, तो ये कहलाता है बाबू हम लोगों का मीथेन। मीथेन, मीथेन कहाँ से निकलता है बाबू? तो धान के खेत से, धान के खेत से, कोयले की खान से, कोयले की खान से, कोयले की खान से निकलेगा, धान के खेत से निकलेगा, जल जमाव क्षेत्र से, जल जमाव क्षेत्र से निकलेगा, ये जुगाली करने वाले जानवरों के मुंह से, जुगाली करने वाले जानवरों के मुंह से भी मीथेन गैस निकलती है। यूरिया क्या है बाबू? तो यूरिया CONS2 का होल ट्वाइस होता है यूरिया। ठीक है, और इसमें 46.6% नाइट्रोजन पाया जाता है। यूरिया में 46.6% नाइट्रोजन पाया जाता है, इसलिए यूरिया को नाइट्रोजन उर्वरक के नाम से जानते हैं। फिर हम लोगों का क्वेश्चन है कि संचालक बैटरी, संचालक नहीं बल्कि संचायक होता है, संचायक बैटरी। संचायक बैटरी कहने का मतलब हुआ बाबू, अंग्रेजी में इसको बोलेंगे तो ऐसे लिखते हैं, लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी। ठीक है, या पूरा नाम इसका होता है सीसा संचायक बैटरी। सीसा संचायक बैटरी जो 1859 ईस्वी में बनी और इसमें सीसा धातु का प्रयोग किया जाता है। किस धातु का प्रयोग होगा बाबू? तो इसमें सीसा धातु का प्रयोग किया जाएगा, सीसा धातु का यानी लेड का प्रयोग किया जाएगा। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम क्या है? मंदक, मंदक जिसे हम लोग मॉडरेटर कहते हैं। मंदक को क्या कहते हैं बाबू? मॉडरेटर। मॉडरेटर, मॉडरेटर का काम क्या होता है बाबू? ये न्यूट्रॉनों की गति को, न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करता है। ये न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करता है कौन बाबू? मॉडरेटर। मॉडरेटर के रूप में हम लोग भारी जल का प्रयोग कर सकते हैं, ग्रेफाइट का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, बेरिलियम का प्रयोग कर सकते हैं, बेरिलियम का प्रयोग कर सकते हैं। भारी जल, भारी जल D2O, भारी जल D2O है क्या बाबू? तो इसमें हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स ड्यूटेरियम और ऑक्सीजन के मिलने से बनता है। ये ड्यूटेरियम है, D2 का मतलब ड्यूटेरियम है। ड्यूटेरियम भारी जल, जिसकी खोज H.C. उरे नामक साइंटिस्ट ने किया था। भारी जल की खोज H.C. उरे नामक साइंटिस्ट ने किया था। उरे या यूरे भी लिखता है, H.C. उरे नामक वैज्ञानिक ने किया था। क्वेश्चन देखेंगे बाबू 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस पे विचार करेंगे। क्वेश्चन ये भी काफी अच्छा है कि कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोगों को लिखना है बाबू ग्लास पर, तो ग्लास पर लिखने का मतलब ये नहीं हुआ कि कहीं शीशा देखे, मार्कर उठाए और ले जाकर के लिख दिए। शीशा पे लिखने की बात है, तो शीशा पे जब लिखेंगे बाबू तो ये आपको पता होगा कि शीशा पर लिखने के लिए डायमंड का, हीरा का प्रयोग होता है। शीशा को काटने के लिए भी हीरा का प्रयोग होता है। दूसरा नंबर जो आंसर पूछ रहा है बाबू, ये HF हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल को हाइड्रोजन फ्लोराइड भी कहते हैं। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल को हाइड्रोजन क्लोराइड भी कहते हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड भी कहते हैं HF को। और ये जो होता है ग्लास पे लिखने के काम में आते हैं हीरा और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। अब ये बात है कि बाबू कि ग्लास पे जब लिखेंगे तो ग्लास को खुरच खुरच के न लिखेंगे, तो ग्लास पर लिखने की प्रक्रिया को, ग्लास पर लिखने की प्रक्रिया को कांच का खुरचना कहते हैं। कांच का खुरचना कहते हैं, कांच का खुरचना यानी क्या कहते हैं बाबू? ईचिंग ऑफ ग्लास। ईचिंग ऑफ ग्लास का मतलब हुआ कांच पर लिखना। ईचिंग ऑफ ग्लास का मतलब हुआ कांच पर लिखना। क्लियर? चलिए, तो हम लोग ग्लास पर लिख सकते हैं किससे बाबू? हीरा से लिख सकते हैं, डायमंड से लिख सकते हैं, और नहीं तो हाइड्रोजन फ्लोराइड या किससे? हाइड्रोजन फ्लोराइड, और नहीं तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इसी को हम लोग बोल सकते हैं हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। कह रहा है हम लोगों का बाबू क्वेश्चन जो है 21, निम्नलिखित में से कौन अल्कली धातुओं के परिवार का सदस्य नहीं है? देखिए ग्रुप 1 क्या है बाबू? ग्रुप 1, ग्रुप 1 में जो मेटल रहते हैं, जो एलिमेंट रहते हैं,
इसे हम लोग अल्कलाइन मेटल के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं बाबू क्षारीय धातु। क्या कहते हैं इसे? क्षारीय धातु कहते हैं। ये होते हैं हेलिना का रब से फरियाद, हेलिना का रब से फरियाद, ठीक है। यहाँ पे सीजियम होता है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, यानी अल्कली मेटल में जो तत्व आते हैं उनके नाम क्या है बाबू? तो ये हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है। तो बाबू हम लोग देख रहे हैं कि पोटेशियम तो है, सोडियम भी है, लिथियम भी है, रेडियम नहीं है। तो रेडियम है क्या बाबू? तो रेडियम जो है यह क्षारीय मृदा धातु है, अल्कलाइन अर्थ मेटल, क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु। और ये जो होते हैं ये ग्रुप 2 के सदस्य होते हैं, ग्रुप 2 के सदस्य होते हैं। ग्रुप 2 में रहता है, आप लोग पढ़े होंगे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, पढ़े हैं ऐसा कुछ, यानी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम, ये ग्रुप 2 के एलिमेंट होते हैं जिन्हें हम लोग क्षारीय मृदा धातु के नाम से जानते हैं। किस नाम से? क्षारीय मृदा धातु के नाम से जानते हैं। तो चलते हैं आगे, क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन हम लोगों का। क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग एक अजीब सी दुर्गंध देता है, इस गंध का कारण क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का तो पहले केमिकल नाम जानना होगा। ये होता है CaOCl/Cl, इसे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, नहीं तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसको बोलते हैं। तो इसमें गैस कौन सी है बाबू? क्लोरीन गैस है। तो जब हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं तो जो अजीब सी दुर्गंध आती है वो क्लोरीन की गंध होती है। याद रखेंगे, ब्रोमीन एकमात्र ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, लाल रंग का द्रव होता है, लाल द्रव होता है। ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो साधारण तापमान पर, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। और इस धातु का नाम क्या है बाबू? तो इस धातु का नाम है ब्रोमीन। क्या नाम है? ब्रोमीन। क्या नाम है बाबू? ब्रोमीन। क्वेश्चन है नेक्स्ट हम लोगों का बाबू, क्वेश्चन क्या है देखेंगे इस पे। CaOH का होल ट्वाइस किसका रासायनिक सूत्र है? CaOH का होल ट्वाइस किसका रासायनिक सूत्र है? देखिए, एक तो ये होता है CaO जिसे कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग कली चूना भी कहते हैं, कली चूना भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे क्विक लाइम के नाम से जानते हैं। और इसे हम लोग अपने भाषा में कहते हैं बिना बूझा हुआ चूना, बिना बूझा हुआ चूना, बिना बूझा हुआ चूना हम लोग किसे कहते हैं? किसे कहते हैं बाबू? तो ये कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को, जो कि ऑप्शन में नहीं है। फिर इसी को हम लोग जब पानी में डाल देते हैं तो CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बनता है। और जब कैल्शियम का हाइड्रोक्स बनता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या इसी को हम लोग कहते हैं बूझा हुआ चूना। इसे क्या कहते हैं? बूझा हुआ चूना। अब बूझा हुआ चूना को ही अंग्रेजी में बोलते हैं स्लैक्ड लाइम, बूझा हुआ चूना को ही बोलते हैं स्लैक्ड लाइम। यानी CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज द केमिकल नेम किसका है? स्लैक्ड लाइम का है। तो स्लैक्ड लाइम का फॉर्मूला क्या हो गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल ट्वाइस। CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला हो गया, नाम हो गया। जिप्सम का फॉर्मूला होता है बाबू CaSO4 into 2H2O। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 into 2H2O। लाइमस्टोन का फॉर्मूला होता है बाबू CaCO3, लाइमस्टोन CaCO3। CaCO3 ही संगमरमर भी होता है, मोती भी होता है। अगर एग्जाम में पूछे कि मोती का रासायनिक कॉम्बिनेशन क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट आंसर देंगे। और चूना पत्थर का भी पूछे तो कैल्शियम कार्बोनेट, और संगमरमर का भी पूछे तो कैल्शियम कार्बोनेट ही आंसर देंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 आप लोग बनाने की कोशिश करेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को बहुत सारा सिखाए हैं, तो 25 नंबर क्वेश्चन आप लोग बनाइए। क्या बना रहे हैं? 25 नंबर क्वेश्चन आप लोग बनाइए। क्या बना रहे हैं आप लोग? 25 नंबर क्वेश्चन बनाइए आप लोग, आंसर बताइएगा, बन जाएगा तो। कह रहा है कि 1000 वाट 220 वोल्ट वाली एक विद्युत इस्त्री की ताप कुंडली का प्रतिरोध क्या होगा? प्रतिरोध पढ़े होंगे आप लोग फॉर्मूला बाबू कि P बराबर V²/R, पढ़े होंगे। तो यहीं हम लोग यहाँ से R बराबर V²/P,
तो V का मान कितना है बाबू 200 वोल्ट, तो 200 इंटू 200 लिखेंगे, क्या नहीं लिखेंगे। और नीचे क्या है हम लोगों का P कितना है बाबू 1000 वाट, 1 2 2 सोना गायब, 1 1, तो ये 20 और इंटू 2 कितना हुआ 20 इंटू 2, तो 20 दूनी 40 वाट, कितना हुआ 40 वाट। यह न्यूमेरिकल आजकल हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। न्यूमेरिकल आप लोगों को किसी भी स्थिति में ध्यान रखना होगा, आने वाले हर एग्जाम में पूछा जाएगा। पूछना शुरू भी कर दिया है, पीसीएस लेवल के एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछे जाने लगे हैं, तो ये बड़ी उपलब्धि है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 देखते हैं। 26 क्या कह रहा है देखेंगे। 26 है कि एक कार की गति 10 सेकंड में 20 किलोमीटर प्रति घंटा से 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो इसका त्वरण क्या होगा। एक्सेलरेशन त्वरण बराबर होता है बाबू v माइनस यू अपॉन टी। v का मान कितना है बाबू 50, u का मान कितना है बाबू 20, t का मान कितना है 10, 30/10 बराबर 3। लेकिन ये ऊपर में किलोमीटर है, नीचे सेकंड है, ऐसा कोई ऑप्शन तो है नहीं, ऐसा होता भी नहीं है, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हम लोगों को। किससे करेंगे बाबू 5/18 से करेंगे ना, तो 3 छक 18 यानी 5/6। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 0.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर, 0.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है 27 नंबर कि चलती बस के अकस्मात रुक जाने पर यात्रियों पर आगे की ओर धक्का लगने का कारण क्या है। तो देखिए गैलीलियो ने एक नियम दिया था बाबू, जिसे हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, जड़त्व का नियम बोलते हैं। तो जड़त्व का जो नियम है यह कहता है कि कोई भी वस्तु जैसे रुकी हुई है, हम खड़ा है तो खड़ा रहने के लिए मेरे पास एक क्या है स्टेबिलिटी है, या ये बोर्ड है ये टंगा हुआ है तो इसके पास भी एक इनर्शिया है, जड़त्व है। और जब इससे हम लोग छेड़छाड़ करेंगे तो इसमें हम लोगों को फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन यह अपने अवस्था को बनाए रखने में काफ़ी हद तक कोशिश करेगा। तो यही है कि जब यात्री बस में चल रहे हैं तो बस में ये अपना एक जड़त्व बना ले, उनका पैर बस से सटा हुआ है, बस जो ही रुका तो उनका पैर बोल रहा है कि हम रुकेंगे, शरीर बोल रहा है कि हम आगे चलेंगे, तो इसलिए उनको लगता है कि आगे की ओर धक्का लग रहा है। तो ये यात्रियों के जड़त्व के कारण होता है, यात्रियों के जड़त्व के कारण होता है, इनर्शिया के कारण होता है। क्वेश्चन है बाबू, देखो क्वेश्चन है हम लोगों का कि एक तत्व के परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं बाबू 10, प्रोटॉन कितने हैं बाबू 10, न्यूट्रॉन कितने हैं बाबू 12। तो बोल रहा है बाबू कि तो तत्व का मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या क्या होगा। तो एक फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे, मास नंबर इक्वल टू फॉर्मूला क्या है हम लोगों के पास, एटॉमिक नंबर है प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यही फार्मूला है हम लोगों के पास। लेकिन आपको पता होगा कि एटॉमिक नंबर जो होता है या नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। प्रोटॉन कितना है बाबू 10, न्यूट्रॉन कितना है 12, तो 10 + 12 बराबर कितना होगा बाबू 22। यानी यह जो एलिमेंट होगा उसका मास नंबर कितना होगा 22 होगा। तो अगर सपोज करते हैं कि मान लो ये कोई एलिमेंट X था, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है बाबू, तो एटॉमिक नंबर हो जाएगा 10 और मास नंबर कितना हो जाएगा 22। आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 29 पे फोकस करेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक तो होता है कार्बन 14 C14, एक होता है कोबाल्ट 60, एक होता है यूरेनियम 238, एक होता है आयोडीन 131, एक होता है फेरस 59, एक होता है सेलेनियम 79, एक होता है आर्सेनिक 74, एक होता है आर्सेनिक 74, एक होता है हम लोगों का जिसे हम लोग बोलते हैं नाम रुबिडियम 82। तो ये सब जो रेडियो एक्टिव मटेरियल हैं, तो जनरली पृथ्वी पर जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं इनकी संख्या मिला करके आइसोटोप्स वगैरह लेकर के 40 है। इसमें से कुछ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, जैसे सोडियम 24 से भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, आयोडीन 131 से भी आते हैं, ढेर सारे हैं, फास्फोरस 32 से भी आते हैं क्वेश्चन।
तो यहां से क्वेश्चन हमेशा आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो यहां पे बोल रहा है कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो है आयोडीन का किसमें उपचार के लिए किया जाएगा। अब देखिए आयोडीन 131 है, तो इसके साथ सबको देख लेंगे क्या है भाई, सबको देखते हुए चल लेंगे। देखिए कार्बन 14 का प्रयोग हम लोग करते हैं जीवाश्मों की उम्र का पता लगाने में, जीवाश्मों की उम्र का पता लगाने में कार्बन 14 का प्रयोग करते हैं। कोबाल्ट 60 से कैंसर ट्यूमर का इलाज किया जाता है या कैंसर का इलाज किया जाता है। यूरेनियम 238 से चट्टान की उम्र का पता लगाते हैं। आयोडीन 131 से थायराइड ग्रंथि में कोई गड़बड़ी है उसका पता लगाते हैं। फेरस 59 से हम लोग पता लगाते हैं एनीमिया रोग का। सेलेनियम 79 से पैंक्रियाज की एक्टिविटी को देखा जाता है कि पैंक्रियाज सही से काम कर रहा है कि नहीं। आर्सेनिक 74 से हम लोग पता लगाते हैं कि हमारे शरीर में कहीं अगर कैंसर का ट्यूमर हुआ है तो उस ट्यूमर का पता लग जाएगा कि कहाँ है, आर्सेनिक 74 से। फिर हम लोग का सोडियम 24, हमारे शरीर में कहीं ब्लड का थक्का बन गया है, रक्त का थक्का जम गया है, ब्लड का वेलोसिटी मापना है, ब्लड का वेग मापना है, तो सोडियम 24 का प्रयोग करेंगे। फास्फोरस 32 से हम लोग ब्लड कैंसर का इलाज करते हैं या बोन्स कैंसर का भी इलाज होता है। और रुबिडियम 82 से हार्ट से रिलेटेड बीमारियां, हृदय से रिलेटेड बीमारियों का इलाज किया जाता है। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 29 के लिए इतने सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गए, क्योंकि इतने सारे पॉइंट से हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये रेडियो एक्टिव समस्थानिक है जिनका किसी न किसी रूप में हमारे एग्जाम में आता है और ये हमारे लिए दैनिक जीवन में भी काफी महत्वपूर्ण होते हैं। तो अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, जो क्वेश्चन है हम लोगों का 30 नंबर क्वेश्चन। देखेंगे क्या है क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि नीचे दिए गए शब्दों को मिलान करें। नीचे दिए गए शब्दों को मिलान करना है। कैसे मिलान करना है, तो देख रहे हैं हम लोग कि इधर दिया है प्रतिरोध, विद्युत धारा, बल, पावर, इधर एम्पियर, न्यूटन, वाट, ओम। यानी देखने से ही लग रहा है कि इधर दिया गया है भौतिक राशि और इधर में दिया गया है उसका मात्रक। तो कैसे मिलान करेंगे, तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो ए का आंसर क्या होना चाहिए, 4। तो ए का आंसर 4, ये बी में है और डी में है, बी में और डी में है। विद्युत धारा के लिए एम्पियर, विद्युत धारा के लिए क्या है बाबू, एम्पियर है। तो बी नंबर के लिए 1 होना चाहिए। तो ए 4 होना चाहिए या बी 1 होना चाहिए, ए 4 होना चाहिए, बी 1 होना चाहिए। तो देखो ए 4 यहां भी है, यहां भी है, बी 1 होना चाहिए, बी 1 केवल यहीं पे है, तो बी नंबर आंसर हो गया, बी नंबर आंसर हो गया। ऐसे हम लोग बाकी पता भी नहीं रहेगा तो बना सकते हैं, लेकिन हम लोग जानेंगे आगे क्या हो रहा है, कहीं यह आंसर गलत तो नहीं है। तो बल है, तो बल के लिए हम लोग प्रयोग किसका करते हैं बाबू, न्यूटन का। तो सी का 2 होना चाहिए, सी का 2 होना चाहिए। तो देख रहे हैं सी का 2 है। फिर है पावर, पावर के लिए क्या है बाबू, पावर के लिए वाट है, यानी डी के लिए 3 होना चाहिए। तो डी के लिए 3 यहां पर है बाबू। तो इस तरह से हम लोग देखें कि आंसर हम लोगों का बी नंबर हो रहा है। और अभी जो इस दौर का 3 साल से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो फिजिक्स में हर बार क्वेश्चन आप लोगों का मात्रक चैप्टर से, यूनिट चैप्टर से आ ही रहा है। तो इसलिए हम लोग मात्रक चैप्टर से क्वेश्चन कोशिश करते हैं कि आपके सेट में एक रहे हमेशा, ठीक है, ताकि प्रैक्टिस भी होता रहेगा और ये चीजें आपको पता भी रहेगी। तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि जो हम लोग का साइंस का टेस्ट हुआ, ये टेस्ट नंबर 6 था। अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती है तो इस क्लासेस के लिए विद्यासागर ऑनलाइन क्लासेस को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, और अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करना है और अपने दोस्तों को शेयर भी करना है, ताकि सभी लोग जुड़े इससे। और हम वादा करते हैं आपसे कि हम लोगों का चैनल आपको रेलवे के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए जो भी मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है वो आपके लिए सफिशिएंट है। आपको इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप प्रीवियस पेपर पे अपना ध्यान बनाए रहिए। तो हम लोग मिलते हैं बाबू फिर कल। तो एनटीपीसी का हम लोगों का टेस्ट भी है, उसका भी फुल सॉल्यूशन होगा, और कल हम लोगों का साइंस का टेस्ट नंबर 7 भी चलेगा। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।